हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक लाइक एन आर्टिस्ट बाय विल गॉम्पर्ट्स बुक के बारे में। रात के 11 बज चुके थे और माधव अपने छोटे से अपार्टमेंट के कोने में रखी किताबों की अलमारी के पास खड़ा था। बाहर खिड़की से हल्की बारिश की आवाज आ रही थी और उसकी टेबल पर चाय का कप ठंडा हो चुका था। उसने अपनी उंगलियों से धूल की परत हटाते हुए एक किताब निकाली, सोचने की कला जैसे एक कलाकार और एक अधिक रचनात्मक उत्पादक जीवन की दिशा में, बाय विल गॉम्पर्ट्स। किताब का नाम सुनकर ही उसे लगा कि यह कुछ अलग होगी, कुछ ऐसा जो उसकी बोरिंग और रूटीन लाइफ में कुछ सी ताजगी ला सके। माधव एक 29 साल का साधारण सा आदमी था जो एक मिड लेवल आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी ऑफिस, घर और कभी कभार दोस्तों के साथ कॉफी तक ही सीमित थी। बचपन से उसे किताबें पढ़ने का शौक था, पर बड़े होने के साथ साथ ये आदत कहीं खो गई थी। लेकिन आज न जाने क्यों उसे इस किताब ने अपनी ओर खींच लिया। किताब खोलते ही उसने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, एम्ब्रेस, क्यूरियोसिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। पहला वाक्य ही कुछ ऐसा था जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आर्टिस्ट्स आर इनहेरेंटली क्यूरियस, कॉन्स्टेंटली सीकिंग न्यू एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। This curiosity is what fuels their creativity. माधव ने किताब को अपनी गोद में रखा और खुद से बुदबुदाया, यार, ये तो मेरे जैसे लोगों के लिए ही लिखा गया है। हर दिन वही काम, वही लोग, वही बातें। शायद मुझे भी क्यूरियस होना चाहिए, लेकिन कैसे? उसने पढ़ना जारी रखा। लेखक ने समझाया था कि कैसे क्यूरियोसिटी का मतलब है हर छोटी बड़ी चीज में नए सवाल ढूंढना। जैसे कोई बच्चा होता है जो हर चीज के बारे में सवाल करता है, ये क्या है? ज़रेनिया, ऐसा क्यों है? ज़रेनिया कैसे काम करता है? उसी तरह बड़ों को भी अपनी जिंदगी में क्यूरियोसिटी को बनाए रखना चाहिए। माधव को याद आया कि बचपन में वो भी ऐसा ही था। स्कूल के दिनों में वो हमेशा अपने टीचर्स से अजीब अजीब सवाल पूछा करता था। एक बार तो उसने साइंस क्लास में पूछा था, अगर सूरज का रंग लाल नहीं होता तो दुनिया कैसी दिखती? क्लास में सब हंस पड़े थे, लेकिन उसकी टीचर ने उसे सीरियसली लिया और समझाया था कि यह सोचने का तरीका ही क्रिएटिविटी की नींव है। तो क्या मैं अपनी क्यूरियोसिटी वापस पा सकता हूं? उसने खुद से सवाल किया। किताब पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि क्यूरियोसिटी सिर्फ बड़े सपनों या बड़े सवालों तक सीमित नहीं होती। ये तो छोटी छोटी चीजों में भी हो सकती है। जैसे उसने पिछले हफ्ते ऑफिस के पास एक नया कैफे खुलते देखा था, लेकिन कभी अंदर जाने की कोशिश नहीं की। शायद मुझे वहां जाना चाहिए, उसने सोचा। अगले दिन उसने सच में उस कैफे में कदम रखा। अंदर का माहौल कुछ अलग सा था। दीवारों पर लोकल आर्टिस्ट्स की पेंटिंग्स टंगी हुई थी और बैकग्राउंड में हल्का जैज म्यूजिक बज रहा था। उसने अपनी पहली क्यूरियोसिटी चैलेंज पूरी की थी। उसने एक कैपुचिनो का ऑर्डर दिया और बारिस्ता से पूछा, ये पेंटिंग्स किसकी हैं? बारिस्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, लोकल आर्टिस्ट की है। हम हर महीने उनकी पेंटिंग्स डिस्प्ले करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो खरीद भी सकते हैं। माधव ने पेंटिंग्स को गौर से देखा। हर एक में कुछ ना कुछ अलग था, कहीं रंगों का खेल तो कहीं भावनाओं की कहानी। उसने महसूस किया कि उसकी आंखें सिर्फ देख नहीं रहीं, बल्कि महसूस कर रही थीं। उसने अपने फोन में पेंटिंग्स की कुछ तस्वीरें ली और सोचा कि शायद इनमें से किसी को अपनी वॉल पर लगा सकता है। रात को घर आकर उसने फिर किताब का वो हिस्सा पढ़ा जहां गॉम्पर्ट्स ने लिखा था कि क्यूरियोसिटी का मतलब सिर्फ नए एक्सपीरियंसेस नहीं, बल्कि नए लोगों से बातचीत करना भी है। माधव को ऑफिस में बैठे वो नया इंटर्न याद आया जो अक्सर लंच के वक्त अपनी नोटबुक में स्केचेस बनाता रहता था। माधव ने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब उसे लगा कि उसे उस लड़के से कुछ सीखने की जरूरत है। अगले दिन लंच ब्रेक में माधव ने उसकी टेबल के पास जाकर कहा, हे, तुम जो स्केचेस बनाते हो वो कमाल के लगते हैं, क्या मैं देख सकता हूं? इंटर्न ने कुछ झिझकते हुए अपनी नोटबुक खोली। उसमें छोटे छोटे स्केचेस थे, कुछ कार्टून्स, कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन्स। माधव ने उन्हें ध्यान से देखा और पूछा, तुम ये कैसे करते हो? मतलब ये आइडियाज आते कहां से हैं? इंटर्न मुस्कुराया और बोला, बस हर चीज को ध्यान से देखता हूं, जैसे ये टेबल, ये चेयर, इनकी शेप्स को अलग एंगल से सोचो तो नए आइडियाज मिलते हैं।
माधव ने उसकी बात को सीरियसली लिया। उसने सोचा कि वो भी ऐसा कर सकता है। उसने अपनी डेस्क पर रखी चीजों को नए तरीके से देखने की कोशिश की। उसकी नजर अपनी कॉफी मग पर गई। क्या मैं इसे डिफरेंटली इमेजिन कर सकता हूं? उसने सोचा। कुछ मिनटों बाद उसके दिमाग में एक फनी आइडिया आया। एक कॉफी मग जिसका हैंडल एक बाइक के हैंडल की तरह हो। शाम को घर जाकर उसने उस आइडिया को कागज पर स्केच किया। यह पहली बार था जब उसने अपनी इमेजिनेशन को बाहर लाने की कोशिश की थी। वो स्केच अच्छा था या बुरा, इससे उसे फर्क नहीं पड़ा। उसे बस ये खुशी थी कि उसने कुछ नया ट्राई किया। उस रात जब उसने फिर किताब उठाई तो गॉम्पर्ट्स की एक और बात उसकी आंखों में अटक गई। क्यूरियोसिटी हमेशा डिस्कम्फर्ट के साथ आती है। कभी कभी नई चीजों को एक्सप्लोर करना आसान नहीं होता। ये डराता है, अजीब लगता है, लेकिन उसी अजीबपन में ग्रोथ छुपी होती है। माधव ने सोचा कि शायद यही वजह है कि लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। लेकिन उसने खुद से वादा किया, अब मैं डिस्कम्फर्ट से नहीं डरूंगा। अगर कुछ अजीब लगेगा तो समझूंगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। उसने अगले हफ्ते के लिए एक प्लान बनाया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। हर दिन वो कुछ नया ट्राई करेगा, चाहे वो एक नई जगह जाना हो, किसी स्ट्रेंजर से बात करना हो या किसी ऐसी चीज के बारे में पढ़ना हो जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, बी क्यूरियस, बी ओपन, ट्राई समथिंग न्यू एवरी डे। माधव को अब समझ में आ रहा था कि क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए नहीं होती। हर इंसान अपनी लाइफ को एक कैनवस की तरह ट्रीट कर सकता है। बस जरूरत है क्यूरियोसिटी और विलिंगनेस टू लर्न की। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। माधव की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। आगे क्या होगा, ये उसकी क्यूरियोसिटी और करेज पर निर्भर करता था। माधव की सुबह की शुरुआत अब कुछ अलग ही तरीके से होने लगी थी। हर दिन अलार्म बजने के बाद वो खुद से एक ही सवाल करता, आज क्या नया कर सकता हूं? और इसी सवाल के साथ वो अपनी दिनचर्या की ओर बढ़ता। किताब पढ़ने के बाद क्यूरियोसिटी ने उसके सोचने के तरीके को बदल दिया था, लेकिन उसने महसूस किया कि सिर्फ जानने और सीखने से जिंदगी पूरी नहीं होती। कुछ ना कुछ नया और अपना बनाना भी जरूरी है। रात का वक्त था। कमरे में हल्का अंधेरा और टेबल लैंप की रोशनी में थिंक लाइक एन आर्टिस्ट का अगला चैप्टर माधव के हाथों में था। उसने पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। सेलिब्रेट ओरिजिनलिटी। पहले ही पैराग्राफ में एक लाइन थी जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। आपकी ओरिजिनलिटी आपकी सुपर पावर है। नो वन एल्स सीज द वर्ल्ड द वे यू डू। उसने किताब बंद की और दीवार पर टंगी एक खाली कैनवास को देखने लगा। वो कैनवास महीनों से ऐसे ही टंगा था क्योंकि उसे लगा था कि वो पेंटिंग करने के लिए इनफ टैलेंटेड नहीं है। लेकिन इस लाइन ने उसकी सोच को चैलेंज कर दिया। माधव ने खुद से सवाल किया, क्या मेरा नजरिया सच में इतना खास है? और अगर है तो इसे छुपाने का क्या फायदा? उसे याद आया कि बचपन में जब भी वो ड्राइंग करता था तो उसकी माँ हमेशा कहती थी, तेरे हाथों में कुछ बात है। ये पेड़, ये पहाड़, तेरे खींचे हुए सूरज का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने दूसरों से तुलना करनी शुरू कर दी। उसे लगा कि उसका काम बाकियों जैसा अच्छा नहीं है। अब उसे एहसास हुआ कि गॉम्पर्ट्स जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ओरिजिनलिटी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि खुद को ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करना है। उसने सोचा, क्यों ना इस खाली कैनवस पर अपनी ओरिजिनलिटी को सेलिब्रेट किया जाए। अगले ही दिन ऑफिस से लौटकर उसने अपने कबर्ड से पुराने पेंटिंग ब्रश निकाले। उसके पास बचपन के वाटर कलर और एक्रिलिक पेंट्स अभी भी पड़े हुए थे। उसने कैनवस को टेबल पर रखा और बिना सोचे समझे अपनी फीलिंग्स को रंगों में ढालने लगा। शुरुआत में उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बना रहा है। उसके हाथ रंगों को इधर उधर फैला रहे थे। ब्रश कभी मोटी तो कभी पतली लाइनें खींच रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो खुद को इस पेंटिंग के जरिए एक्सप्रेस कर रहा है। हर ब्रश स्ट्रोक उसकी जिंदगी के किसी हिस्से को दिखा रहा था, कभी केओस तो कभी काल्मनेस। 3 घंटे बाद उसने ब्रश नीचे रखा और पेंटिंग को देखा। वो कोई मास्टरपीस नहीं थी, लेकिन उसमें एक बात खास थी, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी थी। उसका तरीका, उसकी कहानी। उसने कैनवस को उठाया और दीवार पर टांग दिया।
ये पहली बार था जब उसने खुद को और अपने काम को इतनी इज्जत दी थी। किताब में गॉम्पर्ट्स ने लिखा था कि ओरिजिनलिटी का मतलब सिर्फ कला में नहीं होता, ये आपकी सोच, आपके शब्द, यहां तक कि आपकी दिन प्रतिदिन की निर्णय में भी हो सकता है। माधव को लगा कि उसे अपनी असलियत को सिर्फ पेंटिंग तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अगले दिन ऑफिस में उसकी टीम को एक नया प्रोजेक्ट असाइन हुआ। यह प्रोजेक्ट क्लाइंट के लिए एक ऑटोमेटेड टूल डिजाइन करने का था, लेकिन टीम को समझ नहीं आ रहा था कि इसे इनोवेटिव कैसे बनाया जाए। माधव अब तक ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में चुप ही रहा करता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी आइडियाज प्रैक्टिकल नहीं होंगे। लेकिन इस बार उसने तय किया कि वो अपने यूनिक पर्सपेक्टिव को दबाएगा नहीं। जब मीटिंग में क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स डिस्कस हो रहे थे, माधव ने कहा, हम इस टूल को कुछ पर्सनलाइज्ड बना सकते हैं। जैसे अगर ये टूल यूजर के काम के पैटर्न्स को एनालाइज करके उन्हें प्रोएक्टिव सजेशंस दे, तो ये न सिर्फ काम आसान करेगा बल्कि यूजर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होगा। टीम में कुछ लोग उसकी तरफ देखने लगे, जैसे उन्होंने पहले कभी उसे इतने कॉन्फिडेंट तरीके से बोलते नहीं देखा था। टीम लीड ने कहा, वो एक दिलचस्प विचार है माधव, लेट्स एक्सप्लोर दिस फर्दर। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके आइडियाज की भी वैल्यू है और ओरिजिनलिटी सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी जरूरी है। शाम को कैफे में बैठकर उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, सेलिब्रेट ओरिजिनलिटी मीन्स ओनिंग हु यू आर। इट्स नॉट अबाउट बीइंग बेटर देन अदर्स बट अबाउट बीइंग योरसेल्फ अनअपोलोजेटिकली। उसे अचानक एक और याद आई। कुछ महीने पहले उसने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दी थी जो स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट टेम्पलेट्स और चार्ट से भरी हुई थी। प्रेजेंटेशन इफेक्टिव तो थी लेकिन बोरिंग भी। उसे लगा कि अगली बार जब उसे मौका मिलेगा तो वो इसे कुछ अलग तरीके से करेगा। कुछ हफ्ते बाद उसे फिर एक प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी मिली। इस बार उसने अपने तरीके से इसे तैयार किया। उसने कलरफुल विजुअल्स, रिलेटेबल एनालॉजीज और स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल किया। जब उसने प्रेजेंटेशन दी तो पूरा रूम एंगेज था। उसके क्लाइंट्स ने उसकी तारीफ की और कहा, दिस वॉज रिफ्रेशिंग, वी लव्ड द वे यू प्रेजेंटेड द डेटा। उस दिन माधव को यह यकीन हो गया कि ओरिजिनलिटी का मतलब है अपने तरीके से चीजें करना, भले ही वो तरीके बाकियों से अलग क्यों ना हो। उसने किताब में गॉम्पर्ट्स के इस वाक्य को अंडरलाइन किया, योर ओरिजिनलिटी कैन सेट यू अपार्ट, एम्ब्रेस इट, रिफाइन इट एंड लेट इट शाइन। माधव ने अब अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। वो हर काम में अपनी इंडिविजुअलिटी को शामिल करने की कोशिश करता, चाहे वो ऑफिस का प्रोजेक्ट हो, दोस्तों के साथ आउटिंग प्लान करना हो या फिर घर पर एक साधारण डिनर बनाना हो। एक दिन उसने अपने बचपन के दोस्त समीर को फोन किया। समीर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर था जो हमेशा क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी की बातें करता था। माधव ने उससे पूछा, यार तू अपनी ओरिजिनलिटी को कैसे सेलिब्रेट करता है? समीर हंसा और बोला, भाई ओरिजिनलिटी को सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे शेयर करना। मैं जो भी म्यूजिक बनाता हूं उसे दूसरों के साथ शेयर करके देखता हूं कि लोग उसे कैसे परसीव करते हैं। इससे न सिर्फ मुझे फीडबैक मिलता है बल्कि मुझे ये भी समझ में आता है कि मेरा काम कैसे दूसरों को इम्पैक्ट कर रहा है। इस बात ने माधव को इंस्पायर किया। उसने अपनी बनाई हुई पेंटिंग की एक फोटो खींची और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उसने कैप्शन लिखा, नॉट परफेक्ट बट इट्स माइन, सेलिब्रेटिंग द इम्परफेक्शंस एंड द ओरिजिनलिटी दैट मेक दिस पीस स्पेशल। उसकी पोस्ट पर कमेंट्स की बारिश होने लगी। दोस्तों और जानने वालों ने उसकी तारीफ की, कुछ ने उसे और पेंटिंग्स बनाने का सजेशन दिया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसने अपने काम को दुनिया के साथ शेयर करने की हिम्मत की थी। अब माधव की लाइफ में एक नया बदलाव आ चुका था। वो हर दिन अपने अंदर की ओरिजिनलिटी को ढूंढने और उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करता, और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि ओरिजिनलिटी सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है बल्कि एक जर्नी है, एक ऐसा सफर जो उसे हर दिन कुछ नया सिखा रहा था। माधव की जिंदगी अब एक नए ढर्रे पर चलने लगी थी। क्यूरियोसिटी और ओरिजिनलिटी को अपनाने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी सोच पहले से कहीं ज्यादा खुली हो चुकी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे लगा कि वो अभी भी पूरी तरह से फ्री नहीं है। ऐसा लगता था जैसे वो अपने ही बनाए बाउंड्रीज में फंसा हुआ है। एक शाम जब वो अपने कमरे में बैठा था, उसने सोचना लाइक एन आर्टिस्ट का अगला चैप्टर खोल लिया।
शीर्षक पढ़ते ही उसका ध्यान तुरंत खिंच गया। टेक रिस्क्स एंड एम्ब्रेस फेलियर। पहला वाक्य था, फेलियर इजंट द एंड, इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। एवरी फेल्ड अटेम्प्ट इज अ लेसन इन डिस्गाइज, पुशिंग यू क्लोजर टू सक्सेस। माधव इस लाइन को बार बार पढ़ रहा था। उसने खुद से सवाल किया, मैंने आखिरी बार कब कोई बड़ा रिस्क लिया था? जवाब उसे खुद ही पता था, शायद कभी नहीं। वो हमेशा कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने वाला इंसान रहा था, ऐसा जो चीज़ों को सेफ रखता था। किताब में गॉम्पर्ट्स ने आर्टिस्ट्स की बात की थी, कैसे वो अपनी कला में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये जानते हुए कि शायद उनका काम फेल हो जाए, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। माधव ने किताब बंद की और सोचा, शायद मुझे भी ये करना चाहिए। अगले दिन ऑफिस में माधव की टीम को एक नया असाइनमेंट मिला। ये एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट था जिसमें टाइट डेडलाइंस और बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। टीम लीड ने कहा, वी नीड समवन टू टेक द लीड ऑन दिस, हुज अप फॉर इट। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड नहीं किया था। उसे डर था कि अगर उसने हाँ कहा और कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका करियर प्रभावित हो सकता है। लेकिन उसी पल उसे किताब की वो लाइन याद आई, स्टेपिंग इनटू द अननोन इज स्कैरी, बट इट्स ऑल्सो वेयर द मैजिक हैपन्स। माधव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं करूंगा। टीम लीड ने उसे सराहते हुए कहा, ग्रेट, आई एम काउंटिंग ऑन यू माधव। लेकिन उस एक पल में माधव के मन में डर और एक्साइटमेंट दोनों ने जगह बना ली। प्रोजेक्ट शुरू हुआ और माधव ने अपनी पूरी टीम को जुटा लिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन एक हफ्ते बाद एक बड़ी समस्या सामने आई। क्लाइंट ने प्रोजेक्ट के डायरेक्शन पर सवाल उठाए और कहा कि वो कुछ और चाहते थे। टीम के सभी सदस्य निराश हो गए और माधव को लगने लगा कि उसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। उस रात घर आकर वो किताब के उसी चैप्टर को फिर से पढ़ने लगा। गॉम्पर्ट्स ने लिखा था कि फेलियर को एक अनुभव की तरह देखो, न कि एक नाकामी की तरह। हर गलती से आपको यह सीखने को मिलता है कि क्या काम नहीं करता है और आपको वहीं ढूंढने की ओर ले जाता है। माधव ने सोचा, अगर मैं अभी हार मान लूं तो मैं कभी ये नहीं समझ पाऊंगा कि फेलियर को हैंडल कैसे करना है। मुझे इसे एक चैलेंज की तरह लेना होगा। अगले दिन उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, ओके, सो वी हिट अ रोड ब्लॉक, बट दैट्स ओके, लेट्स रीथिंक आवर अप्रोच एंड फाइंड अ वे फॉरवर्ड। उसने क्लाइंट से फीडबैक मांगा, उनकी ज़रूरतों को गहराई से समझा और प्रोजेक्ट की डायरेक्शन को एडजस्ट किया। इस बार उसने अपने आइडियाज़ में कुछ रिस्क लिया। उसने क्लाइंट को एक ऐसा कॉन्सेप्ट प्रपोज किया जो पहले से कहीं ज़्यादा बोल्ड था। टीम के कुछ लोग स्केप्टिकल थे, लेकिन माधव ने कहा, लेट्स ट्राई इट, वर्स्ट केस सिनेरियो, विल लर्न समथिंग न्यू। क्लाइंट को नया कॉन्सेप्ट पसंद आया। टीम ने अगले 2 हफ्तों में दिन रात मेहनत की और प्रोजेक्ट को तय समय पर डिलीवर किया। जब प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ तो क्लाइंट ने कहा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, ग्रेट जॉब। माधव ने उस दिन महसूस किया कि फेलियर को एक्सेप्ट करना और रिस्क्स लेना ही उसे आगे बढ़ा सकता है। उसने अपने डर का सामना किया और देखा कि डर के दूसरी तरफ ग्रोथ थी। उसके कॉन्फिडेंस को अब एक नई दिशा मिल गई थी। उसने सोचा कि वो सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी रिस्क्स लेना शुरू करेगा। हफ्ते के अंत में उसने अपने दोस्तों के साथ एक ट्रैकिंग ट्रिप प्लान की। यह कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं था, रास्ता कुछ मुश्किल और एडवेंचरस था। माधव के दोस्तों को उस पर शक था। एक ने कहा, भाई तू तो इतना एडवेंचरस कभी था ही नहीं, ये सब तेरे बस का नहीं है। माधव हंसकर बोला, शायद अब मैं खुद को टेस्ट करना चाहता हूं, अगर गिरा तो सीखूंगा। ट्रैक के दौरान कई बार उसने खुद को मुश्किलों में पाया। एक जगह फिसलन भरी चट्टान पर उसे लगा कि वो शायद गिर जाएगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसने नीचे वैली की तरफ देखा। ठंडी हवा के झोंकों ने उसके चेहरे को छुआ और उसे लगा कि ये मोमेंट उसकी सारी मेहनत और रिस्क्स के लायक था। उसने अपने फोन में नोट किया, टेकिंग रिस्क्स isn't about succeeding every time. It's about discovering what you're capable of and growing beyond your fears. घर लौटकर उसने अपने कमरे की दीवार पर एक नया कैनवास लगाया। इस बार उसने पेंटिंग में अपने ट्रैकिंग एक्सपीरियंस को डाला। ऊंची पहाड़ियां, गहरी घाटियां और बीच में एक छोटा सा इंसान जो इन सब का सामना कर रहा था। वो इंसान वही था, माधव।
माधव ने अब अपनी जिंदगी का एक नया मोटो बना लिया था, टेक रिस्क्स, मेक मिस्टेक्स एंड ग्रो। उसने अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर जीना शुरू कर दिया। एक दिन उसने किताब का वो हिस्सा दोबारा पढ़ा जहां गॉम्पर्ट्स ने लिखा था, आर्टिस्ट्स डोंट फियर फेलियर बिकॉज दे नो इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ईच फेलियर इज अ ब्रश स्ट्रोक ऑन द कैनवस ऑफ सक्सेस। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी जिंदगी को एक बड़े कैनवस की तरह देखेगा, जहां हर रिस्क, हर फेलियर और हर सक्सेस उसकी कहानी का हिस्सा होगी। माधव की जिंदगी में अब बदलाव स्थायी रूप ले चुका था। वो हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करता, कुछ नया सीखता और हर मौके पर अपने डर का सामना करता। उसने महसूस किया कि उसके अंदर धीरे धीरे एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि वो अभी भी अकेले ही अपनी जंग लड़ रहा है। एक शाम जब उसने थिंक लाइक एन आर्टिस्ट का अगला चैप्टर खोला तो उसकी नज़र टाइटल पर गई, सहयोग और विचार साझा करें। पहली लाइन ने ही उसका ध्यान खींच लिया। बड़े विचार एकाकी नहीं होते हैं, दे ग्रो, इवॉल्व एंड फ्लरिश व्हेन शेयर्ड विद अदर्स। माधव सोचने लगा कि वो अब तक कितने ही बड़े बड़े फैसले अकेले लेता रहा है। उसे लगा कि वो हमेशा खुद पर भरोसा करता था, लेकिन शायद दूसरों से जुड़े बिना उसका सफर अधूरा था। उसे याद आया कि जब वो कॉलेज में था तो उसके ग्रुप प्रोजेक्ट हमेशा सबसे अच्छे हुआ करते थे। तब सभी अपने अपने आइडियाज शेयर करते थे और मिलकर कुछ बेहतरीन बनाते थे। लेकिन ऑफिस लाइफ में वो कभी खुलकर दूसरों के साथ काम करने की कोशिश नहीं करता था। माधव ने किताब पढ़ना जारी रखा। गॉम्पर्ट्स ने लिखा था कि कोलैबोरेशन न केवल नए पर्सपेक्टिव्स देता है, बल्कि आपको उन तरीकों से सोचने पर मजबूर करता है जो आप अकेले कभी नहीं सोच सकते। उसी पल माधव ने तय किया कि वो अपनी टीम और दोस्तों के साथ ज्यादा कोलैबोरेट करेगा। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों के आइडियाज को अपनाऊं और अपने आइडियाज को उनके साथ शेयर करूं तो शायद कुछ ऐसा बन सके जो मैं अकेले कभी नहीं कर पाता। अगले दिन ऑफिस में माधव ने एक नई शुरुआत की। वो अपनी टीम के साथ लंच के दौरान बैठा और कैजुअली बातचीत शुरू की। उसने पूछा, आप सबके हिसाब से अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो तो हम क्या कर सकते हैं? टीम के लोग कुछ हैरान हुए, क्योंकि माधव आमतौर पर इतना ओपन नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे बातचीत गहरी होने लगी। हर किसी ने अपने अपने आइडियाज शेयर किए। किसी ने कहा कि वो एक नॉलेज शेयरिंग सेशन रखना चाहिए, तो किसी ने कहा कि वीकली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से सभी को नए इंसाइट्स मिल सकते हैं। माधव ने महसूस किया कि उसकी टीम के लोग कितने क्रिएटिव और इंसाइटफुल थे। उसने अपने नोट्स में लिखा, सहयोग केवल काम बांटने के बारे में नहीं है, ये दृष्टिकोण बांटने और साथ में बढ़ने के बारे में है। उसने टीम लीड से परमिशन ली और अगले हफ्ते के लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन प्लान किया। वो सेशन उसकी उम्मीद से बेहतर साबित हुआ। सभी ने अपने अपने आइडियाज खुले दिल से शेयर किए और टीम ने मिलकर कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जो पहले कभी किसी के दिमाग में नहीं आए थे। माधव को अब समझ आने लगा कि एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ावा देता है। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो उनकी सोच हमारे आइडियाज को और बेहतर बना सकती है। ऑफिस के बाहर भी माधव ने इस फिलॉसफी को अपनाना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों के साथ एक वीकेंड प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा। वो सब अक्सर शाम को एक कैफे में मिलते थे, लेकिन इस बार माधव ने कुछ नया करने का सुझाव दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो हम सबके स्किल्स को कंबाइन करें, म्यूजिक, पेंटिंग, राइटिंग, सब कुछ। क्यों ना हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएं? दोस्तों ने उसे कुछ अजीब नजरों से देखा। एक ने कहा, तू सीरियस है क्या? हमें तो शॉर्ट फिल्म बनाने के बारे में कुछ पता भी नहीं है। माधव मुस्कुराया और बोला, यही तो मजा है, हर कोई अपना टैलेंट यूज करेगा और हम कुछ नया करेंगे। अगर फेल भी हुए तो कम से कम हमने ट्राई तो किया। सभी दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी बात मान ली। समीर ने म्यूजिक की जिम्मेदारी ली, अंशिका ने डायलॉग्स लिखने का काम संभाला और माधव ने फिल्म की कॉन्सेप्ट और विजुअल्स पर काम किया। काम शुरू हुआ तो सबने महसूस किया कि उनके आइडियाज एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे। अंशिका के लिखे हुए डायलॉग्स को समीर का कंपोज्ड म्यूजिक और इम्पैक्टफुल बना देता था। माधव का कैमरा एंगल और विजुअल स्टोरी टेलिंग पूरे प्रोजेक्ट को एक यूनिक लुक दे रहा था। 3 हफ्तों की मेहनत के बाद उनकी शॉर्ट फिल्म तैयार थी।
उन्होंने इसे अपने दोस्तों और परिवार के बीच शेयर किया। सबने उसकी तारीफ की, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि उन्होंने एक साथ काम करके कुछ नया और क्रिएटिव बनाया था। माधव को अब एहसास हो रहा था कि कोलैबोरेशन सिर्फ रिजल्ट्स के लिए नहीं, बल्कि जर्नी के लिए भी जरूरी है। उसने सीखा कि जब लोग एक दूसरे के आइडियाज को खुले दिल से अपनाते हैं तो क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं रहती। माधव ने न केवल कोलैबोरेशन पर ध्यान दिया, बल्कि अपने आइडियाज को ओपनली शेयर करने का भी फैसला किया। पहले वो अपने थॉट्स और प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसकी आइडियाज को रिजेक्ट न कर दे। लेकिन अब उसने समझा कि आइडियाज को दबाकर रखने से उनका कोई फायदा नहीं। उसने अपनी पेंटिंग्स और राइटिंग्स को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना शुरू किया। उसने देखा कि जब वो अपने थॉट्स ओपनली शेयर करता है तो लोग न केवल अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि उसे नए पर्सपेक्टिव्स और फीडबैक भी देते हैं। एक दिन उसे एक डीएम आया। एक अजनबी ने उसकी एक पेंटिंग देखकर कहा, आपका काम मुझे पेंटिंग करने के लिए प्रेरित किया। आई हैड स्टॉप्ड पेंटिंग ईयर्स अगो। उस मैसेज ने माधव को गहराई से इम्पैक्ट किया। उसने महसूस किया कि उसके छोटे छोटे कदम भी दूसरों की जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। माधव ने किताब के उस चैप्टर की आखिरी लाइन को अंडरलाइन किया। सहयोग और विचारों को साझा करने के बारे में नहीं केवल कुछ बेहतर बनाने के बारे में है, वे कुछ साथ में बनाने के बारे में है। उसने अपनी डायरी में लिखा, शेयरिंग मेरी आइडियाज और कोलैबोरेटिंग विद ऑनर्स इज लाइक ओपनिंग ए डोर टू एंडलेस पॉसिबिलिटीज। इट्स नॉट अबाउट लूजिंग कंट्रोल, इट्स अबाउट गेनिंग न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड क्रिएटिंग मैजिक टुगेदर। अब माधव की जिंदगी में एक नई दिशा जुड़ गई थी। वो हर मौके पर दूसरों के साथ कोलैबोरेट करने और अपने आइडियाज को ओपनली शेयर करने के लिए तैयार रहता। उसने महसूस किया कि उसकी जर्नी अकेले की नहीं थी, बल्कि सभी के साथ मिलकर एक कलेक्टिव एडवेंचर थी। माधव अब एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो पहले से बिल्कुल अलग थी। उसने अपनी जड़ों से उठकर हर लेसन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा था। लेकिन एक चीज जो वो अब तक अवॉइड करता आया था, वो थी स्टेटस क्वो को चुनौती देना। किसी भी एस्टैब्लिश्ड नॉर्म को चुनौती देना हमेशा से उसके लिए कुछ डरावना रहा था। वो सोचता था, क्यों अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, जो चल रहा है उसे चलने दो। लेकिन फिर एक रात जब उसने थिंक लाइक एन आर्टिस्ट का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, तो टाइटल ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया, चैलेंज द स्टेटस क्वो। पहली लाइन ही उसे झकझोरने के लिए काफी थी। सच्चा प्रगति आ रही है प्रश्न करने से क्या माना जाता है, और सोचते हुए कुछ बेहतर कल्पना करने के लिए। माधव ने किताब को हाथ में लिया और सोचा कि क्या वो अब तक किसी भी एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को बदलने की हिम्मत जुटा पाया है। उसे महसूस हुआ कि वो अक्सर खुद को सेफ जोन में रखता था, बिना ज्यादा सवाल किए। लेकिन अगर हर कोई ऐसा ही सोचता तो दुनिया में कोई भी बदलाव कभी संभव नहीं हो पाता। किताब पढ़ते पढ़ते उसने गॉम्पर्ट्स का यह वाक्य नोट किया, आर्टिस्ट्स डोंट जस्ट एक्सेप्ट व्हाट्स गिवन, दे ट्रांसफॉर्म इट। दे आस्क, व्हाई डज इट हैव टू बी दिस वे, एंड देन सेट आउट टू क्रिएट समथिंग एंटायरली न्यू। उसने सोचा कि यह फिलॉसफी वो अपने काम और जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है। अगले दिन ऑफिस में उसे एक ऐसा मौका मिला जिसने उसे अपने डर का सामना करने पर मजबूर कर दिया। उनकी टीम पिछले 3 साल से एक ही तरह की प्रेजेंटेशन फॉर्मेट इस्तेमाल कर रही थी। ये फॉर्मेट कुछ आउटडेटेड लगने लगा था, लेकिन हर कोई इससे कंफर्टेबल था। किसी ने भी इसे बदलने की कोशिश नहीं की। माधव ने टीम मीटिंग के दौरान कहा, हम ये फॉर्मेट कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? एक साथी बोला, शायद 3-4 साल से। लेकिन ये काम करता है तो इसे बदलने की जरूरत क्या है? माधव ने कहा, लेकिन क्या ये बेस्ट है? क्या हमें नहीं देखना चाहिए कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं? सभी थोड़े असहज हो गए। कोई भी एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को चुनौती देना नहीं चाहता था, लेकिन माधव ने महसूस किया कि अगर वो खुद आगे नहीं बढ़ेगा तो कोई और भी नहीं करेगा। उसने एक वीकेंड खुद से एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उसने घंटों बैठकर नए डिजाइन्स, इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स पर काम किया। उसने एक पूरी नई प्रेजेंटेशन तैयार की जो ट्रेडिशनल मेथड्स को चुनौती देती थी। अगले हफ्ते उसने टीम के सामने अपनी प्रेजेंटेशन पेश की। कुछ लोगों ने सराहना की, लेकिन कुछ ने कहा, यह कुछ रिस्की लग रहा है,
क्लाइंट्स को यह पसंद नहीं आ सकता। माधव ने काल्म रहते हुए कहा, शायद, लेकिन अगर हम कभी कुछ नया नहीं करेंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। लेट्स एटलीस्ट गिव इट अ शॉट। टीम ने अनमने ढंग से उसकी बात मानी और प्रेजेंटेशन को क्लाइंट के सामने पेश किया। रिजल्ट अप्रत्याशित था। क्लाइंट ने कहा, दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ फ्रेश अप्रोच वी वर लुकिंग फॉर। इट्स बोल्ड, इट्स क्रिएटिव एंड इट सेट्स यू अपार्ट। उस पल माधव को महसूस हुआ कि स्टेटस क्वो को चुनौती देने में डर तो होता है, लेकिन उसका फल अक्सर उम्मीद से बड़ा होता है। उसने देखा कि एक छोटे से कदम ने न केवल उसकी टीम को इंस्पायर किया, बल्कि उन्हें नए डायरेक्शंस में सोचने के लिए भी प्रेरित किया। ऑफिस के बाहर भी माधव ने इस लेसन को अपनाने की कोशिश की। वो अक्सर अपनी जिंदगी को रूटीन में जीता था। सुबह उठना, ऑफिस जाना, घर लौटना और दिन खत्म करना। उसने सोचा, अगर मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी स्टेटस क्वो को चैलेंज करूं तो शायद मुझे नए एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं। उसने छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत की। वो नए हॉबीज एक्सप्लोर करने लगा, अलग अलग क्विजीन्स ट्राई करने लगा और वीकेंड्स पर उन जगहों पर जाने लगा जहां वो कभी पहले नहीं गया था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, यार, हम हर बार एक ही तरह के प्लान्स क्यों करते हैं? कैफे में बैठना, मूवीज देखना। लेट्स ट्राई समथिंग क्रेजी दिस टाइम। अंशिका ने हंसते हुए कहा, माय हवस, क्या प्लान है तेरा? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो सिटी के आउटस्कर्ट्स में एक अबैंडन्ड फैक्ट्री एक्सप्लोर करते हैं। कुछ रिस्की है लेकिन मजेदार होगा। दोस्त पहले तो झिझके, लेकिन माधव के एक्साइटमेंट को देखकर मान गए। उन्होंने उस जगह का पता लगाया, टॉर्च और कुछ स्नैक्स पैक किए और रात को फैक्ट्री की तरफ निकल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे। जगह सुनसान थी, लेकिन हर कोने में एक अलग कहानी छुपी हुई थी। दोस्तों ने महसूस किया कि वो रूटीन से बाहर निकलकर कुछ ऐसा कर रहे थे जो उन्हें डराने के साथ साथ एक्साइट भी कर रहा था। माधव ने एक जगह रुककर कहा, देखो, यही होता है स्टेटस क्वो को चैलेंज करना। हम में से किसी ने भी कभी ऐसा कुछ करने की सोची नहीं थी, लेकिन आज हम यहाँ हैं, एक्सप्लोरिंग, लर्निंग और मेमोरीज बना रहे हैं। उस रात जब वो घर लौटा तो उसने अपनी डायरी में लिखा, पुशिंग बाउंड्रीज इजंट जस्ट अबाउट बिग रेवोल्यूशंस, इट्स अबाउट स्मॉल डिलिबरेट स्टेप्स दैट क्वेश्चन द वे थिंग्स हैव ऑलवेज बीन डन। माधव ने अपनी जिंदगी का एक नया मोटो बना लिया, वाई एक्सेप्ट द नॉर्म व्हेन यू कैन क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। किताब का वो चैप्टर खत्म होने के बाद उसने आखिरी लाइन को अंडरलाइन किया, प्रगति आरामदायक नहीं है, इट्स मेसी, अनसर्टन एंड फुल ऑफ चैलेंजेस, बट दैट्स वेयर ट्रू ग्रोथ लाइज। माधव की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हर दिन एक नया सबक था, हर कदम एक नई चुनौती। उसने अपने डर पर काबू पाया, अपनी रचनात्मकता को निखारा, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना सीखा और अब स्टेटस क्वो को चुनौती देकर अपनी जिंदगी में असाधारण बदलाव लाने शुरू कर दिए थे। एक सुबह जब वो थिंक लाइक एन आर्टिस्ट का आखिरी चैप्टर पढ़ रहा था तो किताब की आखिरी लाइन ने उसे रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। द जर्नी ऑफ थिंकिंग लाइक एन आर्टिस्ट isn't about reaching a destination. It's about constantly evolving, questioning and creating something meaningful. माधव ने महसूस किया कि अब तक उसने जो कुछ भी सीखा था वो सब सिर्फ उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नहीं था। ये सबक उसे दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उसने सोचा, मैंने इतने सारे बदलाव देखे, लेकिन ये सब सिर्फ मेरी दुनिया तक सीमित क्यों रहे? उसने एक डिसीजन लिया। उसने अपने अनुभव, अपने फेलियर्स और अपनी सीख को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वर्कशॉप शुरू करने का सोचा। वो चाहता था कि जो उसने सीखा वो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बने। पहली वर्कशॉप उसने अपने ऑफिस के साथियों के साथ शुरू की। उसने सबको एक एक्सरसाइज दी। थिंक ऑफ वन नॉर्म इन योर लाइफ और वर्क दैट you've never questioned. Now challenge it. Think of a way to do it differently. शुरुआत में लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे हर किसी ने अपने छोटे छोटे आइडियाज शेयर करना शुरू किया। माधव ने देखा कि उनके चेहरों पर एक अलग सी चमक थी, जैसे वो पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ नया करने के लिए इंस्पायर्ड हुए हों। जल्द ही उसकी वर्कशॉप्स वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगीं। लोग उसके पास आते और कहते, तुम्हारी कहानी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया।
हमने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन अब हम करना चाहते हैं। माधव की जिंदगी अब एक ऐसे सफर में बदल चुकी थी जहां उसका हर कदम न सिर्फ उसकी बल्कि दूसरों की दुनिया को भी बदल रहा था। उसने अपने डर को ताकत बनाया, अपनी ओरिजिनलिटी को सेलिब्रेट किया, कोलैबोरेशन से खुद को और दूसरों को बेहतर किया, और अब वो नॉर्म्स को चुनौती देकर नयापन ला रहा था। उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, एक आर्टिस्ट की तरह सोचने का मतलब सिर्फ आर्ट बनाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी और दूसरों की जिंदगी में रंग भरना, बाउंड्रीज को तोड़ना और कुछ ऐसा बनाना जो हमेशा याद रखा जाए। माधव को पता था कि उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो अब भी सीख रहा था, बढ़ रहा था और दूसरों को अपने साथ आगे बढ़ा रहा था। उसने किताब को बंद किया और मुस्कुराते हुए सोचा, आगे का सफर तो अब शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।